नमस्कार। कुछ लड़कों की उड़ीसा से रिक्वेस्ट आई कि जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जेस्ट के कुछ क्वेश्चंस पूछते हुए, तो देन आई डिसाइडेड कि आज हम क्या करेंगे, जेस्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो हम लोग अभी कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2025-2024 के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो 2025 का एक क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं। ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा है चार्ज Q। इनिशियली इट इज फिक्स्ड, और ये चार्ज जो रखा है यहां, इसका मास कुछ है m। ये भी सेम साइन का है, सो दैट इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अब ये कहता है कि ये एक ऐसे डिस्टेंस पे रखा गया है, दिस डिस्टेंस h, कि ये चार्ज यहां पर इक्विलिब्रियम में है। किस तरह का इक्विलिब्रियम? कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है और कूलम रिपल्शन की वजह से जो फोर्स है, वो दोनों फोर्स बराबर है और ये चार्ज यही रहता है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, यदि मैं इस चार्ज को जरा सा यहां शिफ्ट कर दूं डिस्टेंस d से, तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा? तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं। चारों ऑप्शंस लिखने के बजाय मैं आपको वैसे ही बताता हूं कि क्या होगा। ये इनिशियली फिक्स था, अब नहीं है। सरफेस फ्रिक्शनलेस है। जब ये रिपल्सिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर था, तब ये इक्विलिब्रियम में था। अब क्या हुआ, ये डिस्टेंस जो है थोड़ा सा बढ़ गया, इसकी वजह से फोर्स जो है इसके ऊपर थोड़ा सा कम हो गया, और वो फोर्स का ये कंपोनेंट लेंगे तो थोड़ा सा और कम हो गया। एज अ रिजल्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नाउ ग्रेटर देन द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स। तो क्या होगा? तो ये चार्ज पार्टिकल यहां नीचे गिरना शुरू करेगा। अब जो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी होगा। उस वजह से इस चार्ज पार्टिकल को क्या होगा, इधर मूव करेगा। लेकिन चूंकि ये दे रखा है कि डिस्टेंस d इज मच लेस देन h, तो ये जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, ये बहुत कम होगा। कितना भी कम हो, मूव तो करेगा ही करेगा उधर। व्हाट अबाउट दिस चार्ज पार्टिकल? इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इसकी वजह से फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स के क्या क्या कंपोनेंट हैं? एक, दो। फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इस कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा, और ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये mg में जुड़ के नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो इस चार्ज पार्टिकल का कोई वर्टिकल मोशन नहीं है, लेकिन इसका इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये साथ में नीचे भी आएगा। और दोनों को मूव करना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि यदि मैं इन दोनों चार्ज पार्टिकल का मानूं कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम के ऊपर इंटरनल फोर्स जो है, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। विच मीन्स यदि ये इधर मूव कर रहा है, तो ये भी इस डायरेक्शन में उसके बराबर ही मूव करेगा, जिससे दिस पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आता जाएगा। तो जो चार ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शंस में जो क्लोजेस्ट आंसर है वो ये कि ये इधर लेफ्ट मूव करेगा और ये नीचे आएगा। कोई ये ऑप्शन नहीं है कि ये राइट में भी जाएगा, बट दैट इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन, तो हम उसको करेक्ट मान लेंगे। बाकी तीन बिल्कुल गलत हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, कुछ भी करेगा, व्हाटएवर। सो दिस वाज 2025। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसी के अंदर, कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो डाइपोल मोमेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। हम कई बार बात कर चुके हैं क्या, कि डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं, QI RI एज अ रिजल्ट। और ये RI क्या है? डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए RI क्या है? इट इज द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। तो यदि ओरिजिन बदल गया तो RI बदल गया, इसलिए डाइपोल मोमेंट हमेशा ओरिजिन पे निर्भर करता है।
लेकिन कुछ खास बात है। क्या खास बात? इफ नेट चार्ज is 0, then D is independent of origin. तो यही इनमें से एक ऑप्शन है। प्रूव कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हम ये प्रूव कर चुके हैं पहले, और आपको कमेंट्स में देखेंगे कि उसका लिंक मैं दे दूंगा उस लेक्चर का जिसमें हम ये प्रूव कर चुके हैं। ग्रिफिथ्स की किताब में इसका प्रूफ दे रखा है। Next question, we are still going on with 2025. एक कैपेसिटर है, एक रेसिस्टेंस है, और इसको किसी डीसी सोर्स Vs से इसको चार्ज किया जा रहा है। तो मालूम है क्या होगा? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, आरसी सर्किट, सब कुछ आइडियल माना है। एट सम स्टेज इस रेसिस्टेंस को हमने जीरो कर दिया। यदि इस रेसिस्टेंस को जीरो कर दिया तो क्या होगा? जैसे ही आपने इस रेसिस्टेंस को जीरो किया, दैट मीन्स यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, विच मीन्स जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, विच मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल इमीडिएटली बिकम Vs. बट नोट दैट ऑल दिस इज करेक्ट ओनली इफ आइडियल सिचुएशन है। और आइडियली इसको कैसे एकदम से जीरो कर दिया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बट अमंग्स द वेरियस चॉइसेस आपका आंसर यही है, द कैपेसिटर विल इमीडिएटली अटेन द वैल्यू सोर्स वोल्टेज का। ये कहता है एक सर्कुलर लूप है, ये जो प्लेन ऑफ द बोर्ड है दिस इज आवर XY प्लेन, और Z एक्सेस का है, Z एक्सेस बाहर की तरफ। अब Z एक्सेस में बाहर की तरफ यहां से देखता हूं तो ये कहता है करंट इज कैपिटल I विच इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये रेडियस दे रखा है A। और सवाल क्या है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन XY प्लेन। तो जनरली तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे पता करते हैं। अब बोले नहीं, XY प्लेन के अंदर ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो दो तरीके हैं इसको करने को। एक तो बहुत आसान तरीका, क्यों? क्योंकि इसमें जो चॉइसेस दे रखी हैं वो चॉइस में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है इन नेगेटिव Z डायरेक्शन, दूसरी चॉइस दे रखी है सम न्यूमेरिकल वैल्यू इन रेडियल डायरेक्शन, तीसरी चॉइस दे रखी है 0, और चौथी चॉइस दे रखी है इन पॉजिटिव Z डायरेक्शन। तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन गिवन द चॉइसेस ये और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये करंट है तो लूप के अंदर, सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आके क्लोज होगी, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल गो लाइक दिस, और फिर अंदर आएंगे। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल गो लाइक दिस, विच मीन्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? -Z डायरेक्शन नेसेसरीली। दैट इज द ओनली ऑप्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करें? Where this is magnetic dipole moment, which is M is equal to current times. But this is true only for far away distances, है ना? If R is much greater than A. बट उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, R की कोई भी वैल्यू हो ये तो ठीक है, इट हैज टू बी इन द नेगेटिव Z डायरेक्शन। Evaluate ये क्वांटिटी पता करनी है। तो ये तो हो गया डाइवर्जेंस ऑफ
एफ ए एफ डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए तो एफ क्या है? एफ है आर टू द पावर ऑफ 4 और ए क्या है? ए है हमारा वेक्टर आर। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर ये क्या हुआ? डेल बाय डेल एक्स डॉट इसका एक्स कंपोनेंट लेना है, बट बिफोर दैट लेट मी राइट आर। आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। सो डाइवर्जेंस ऑफ आर मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट आई एक्स, फिर डेल बाय डेल वाई एंड सो ऑन। 1 plus 1 plus 1, this will give me 3. क्यों? क्योंकि del by del x of r is just 1 plus del r by del y 1 and so on. So ये तो 3 हो गया। और बाकी क्या बचा टर्म? दूसरी टर्म बची ग्रेडियंट ऑफ r to the power of 4. तो 3 तो है और सॉरी f की जगह r4 भी तो है। दिस टर्म बिकम्स now this is gradient of x square plus y square plus z square और this is I del by del x of this quantity plus j del by del y the same quantity and so on. तो इसको यहां पे रखा तो क्या मिला हमें? I 2x square plus y square plus z square into 2x plus j and similar. तो ये टर्म तो कॉमन आएगी 4 into r square और बाकी आएगा ix प्लस jy प्लस kz. सो दिस इज ix वगैरह वगैरह, विच मीन्स दैट इज इक्विवेलेंट टू माई वेक्टर r. तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ दिस। और a वेक्टर क्या है? a वेक्टर इज r, सो आई नीड a डॉट gradient of gradient of r to the power of 4, which is dot so this becomes 4r to the power of 4. पहले था 3r to the power of 4, उसमें 4r to the power of 4 और जोड़ दीजिए 7r to the power of 4. That is the correct answer. अब एक सवाल दे रखा है, ये भी जेस 2025 का ही है। कोई रीजन दे रखा है जहां पे पोटेंशियल इज और पूछा गया है फाइंड चार्ज डेंसिटी। ये है तो जेस का क्वेश्चन पेपर में से, लेकिन ये जैक्सन की किताब जो है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स उसके फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे? डेल स्क्वायर फाई वी नो इज माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0, पुआसो इक्वेशन। इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया लाप्लासियन, उससे रो निकल जाएगा। बट यू हैव टू बी केयरफुल, ये सिर्फ आर पे निर्भर करता है, थीटा फाई नहीं, तो मुझे उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन और डेल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, विच मीन्स यहां मुझे इस फाई को डालना है। जब यहां इस फाई को डालना है तो डेल स्क्वायर फाई विल बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कांस्टेंट आ गया बाहर। बाकी क्या बचा?
डेल बाय डेल आर। अब आगे की क्वांटिटी को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये हो गया e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा आर अपॉन आर प्लस अल्फा अपॉन 2 आसान लगता है लेकिन फिर भी कर रहे हैं एक खास वजह से। दिस विल गिव अस इसको डिफरेंशिएट करना है, सो दिस गिव्स अस इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बोलो सर इसको क्यों नहीं किया? विल फाइंड आउट। क्योंकि एट आर इज इक्वल टू 0 वो डिफाइंड नहीं है, उसकी वजह से जो इशू है, जो कुछ इशू है। अब क्या किया, इसको आर स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं शॉर्टकट लेता हूं, ये हटा दिया, ये हो गया हमारा माइनस अल्फा आर। ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जो कुछ है एक वो टर्म है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट टर्म। क्यों? बिकॉज एसेंशियली वो टर्म है और दिस इज, अब ये जो डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर करते हैं फॉर all are not equal to 0, this is 0. Del square 1 upon r becomes 0. But what happens at r is equal to 0? सारा इशू वही है, उसीलिए तो ये सारी मेहनत की। तो at r is equal to 0 कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रिक लगाते हैं। What is that trick? तो इसका हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं ओवरऑल स्पेस, विच मीन्स ओवरऑल स्पेस, और डाइवर्जेंस थ्योरम काम में लेके इसको हम एक सरफेस इंटीग्रल में बदल देते हैं, विच मीन्स दिस विल बिकम ये तो 1 अपॉन आर है, और सरफेस इंटीग्रल में आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई वगैरह वगैरह, एंड दिस क्वांटिटी विल गिव अस एज अ रिजल्ट सारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी सारी टर्म्स आपकी आसानी से आ जाएंगी। एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी, दैट इज अ डेल्टा फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस -4 पाई, और वो टर्म कब एग्जिस्ट करेगी? ओनली एट आर इज इक्वल टू 0। सो आपका जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, डेल स्क्वायर किया, जो भी आएगा इक्वेट करेंगे उसको रो अपॉन एप्सिलॉन 0 से। सो रो विल बी इक्वल टू क्यू इनटू समथिंग 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 समथिंग, एंड देन देयर विल बी एन एडिशनल टर्म 3 डायमेंशनल डेल्टा फंक्शन। सो आपकी जो चॉइसेस दे रखी हैं वो यही चॉइसेस दे रखी हैं चार्ज डेंसिटी के लिए। रो is equal to नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें एक वो टर्म भी चाहिए फॉर आर इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट डेल्टा फंक्शन वाली आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन में 2 टर्म दे रखी हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही टर्म सही है। एक टर्म के अंदर ये भी है और दूसरे में ये नहीं है, सिर्फ ये प्लस। तो इनफैक्ट इट टर्न्स आउट दैट ये दिस विल वैनिश।
जब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे वो चला जाएगा, तो उसका कोई रोल नहीं आएगा। आई थिंक जस्ट वन मोर क्वेश्चन इन दिस। ट्वेंटी 25 का ये लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, आधा माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दे रखी है, 50 हर्ट्ज। पूछे हाउ मच इज द पावर डिसिपेशन इन दिस सर्किट। तो बहुत आसान काम है। क्यों? क्योंकि पावर जो डिसिपेशन होता है वो तो सिर्फ रेजिस्टेंस में ही होता है, कैपेसिटर में तो सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड होती है और वापस रिलीज हो जाती है। So power dissipation in the circuit will be average अब सवाल ये IRMS कितना होगा। Now this will be और इसी को दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, we write it as VRMS IRMS cos phi, where cos phi जिसको कहते हैं पावर फैक्टर R अपॉन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंपीडेंस कैलकुलेट करना है। So this is 10 किलो ओम दे रखा है, और पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10। सो दिस क्वांटिटी इज Z इज वो 1.4 हो गया, 1.4 का स्क्वायर रूट मतलब अप्रोक्सीमेटली। Therefore power is 220 square divided by Z square into resistance, which is 10 kilo ohm. So this quantity becomes 2.2 square 2 4 4 8 approximately और ये आंसर मांगा है पावर का इन मिलीवॉट्स। So into 10 to the power of 3 is all what you need to do.